नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हुए विविध कार्यक्रम में शामिल। भाजपा युवा मोर्चा ने फूंका प्रदेश सरकार का पुतला, लगाया वादा खिलाफी का आरोप। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, चांगोटोला क्षेत्र का मामला। खैलांजी वन परिक्षेत्र पुलपुट्टा में फिर बागी ने बनाया गाय के बछड़े को शिकार, ग्रामीणों में बड़ी दहशत। स्टाफ की कमी है डाकघर में, रोजाना परेशान हो रहे उपभोक्ता, एक काउंटर से संचालित हो रही है कई योजनाएं। खारा स्कूल में फिर बदले गए शिक्षक, 2 महीने से नहीं खुला है स्कूल। अब समाचार विस्तार से। शहर के बूढ़ी स्थित फिल्टर प्लांट की खाली पड़ी जमीन पर वर्षों से नगरपालिका और पीएचई विभाग के द्वारा अपना कबाड़ रखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कई वर्षों से इस खाली पड़े भूखंड पर करोड़ों रुपए के कबाड़ की सामग्री रखी जा रही है। लेकिन इस दौरान एक बात देखने में यहां आ रही है कि दोनों ही विभाग के द्वारा अपनी खाली पड़ी सामग्री को यहां पर रख तो दिया जाता है, जो धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे इस कबाड़ का आंकड़ा लाखों से बढ़कर करोड़ों में पहुंच जाता है। बावजूद इसके दोनों विभाग इस ओर ध्यान नहीं देते। नतीजा, बीते कुछ वर्ष पहले ही लाखों रुपए खर्च करके खरीदी गई सामग्री जल्द ही कबाड़ में बदल जाती है और वहां यहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद इस कबाड़ का कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन दोनों ही विभाग कहते हैं जरूरत समाप्त तो वस्तु कबाड़ा। उसमें 2 विभाग है एक्चुअली। बहुत फिल्टर प्लांट में जो जमीन है उसमें पीएचई का भी सामान है, और कुछ हमारा जो कंटेनर खराब हो गए तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो हमने वहाँ स्टोर करके रखा है। उसको विधिवत हम कहीं ना कहीं उसकी रिसाइकलिंग के लिए प्रोसेस अपनाएंगे, या तो उसको कबाड़ के रूप में बेचेंगे, या हम दुरुस्त हो सकते दुरुस्त करेंगे उसको। शहर के बस स्टैंड स्थित मुख्य डाकघर में इन दिनों आम उपभोक्ताओं को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा, एक ही काउंटर से 1 दर्जन से अधिक काम संचालित करना। आपको बता दें कि डाकघर के एक काउंटर से रजिस्ट्री, पार्सल, पोस्टर ऑर्डर, खरीदी सहित अन्य काम संपन्न कराए जाते हैं, जिससे पूरे समय इस काउंटर पर लंबी कतार देखी जा सकती है। इस विषय पर जिम्मेदार अधिकारी कैमरे पर कुछ तो नहीं बोलते, लेकिन वह भी अपनी परेशानी बताते हैं कि उनके द्वारा वरिष्ठ स्तर पर जानकारी दी जा चुकी है कि स्टाफ की कमी है। इस कारण रोजाना लंबी कतार में लोग परेशान होते रहते हैं। बावजूद इसके वह अपने स्टाफ के सदस्यों से कहते हैं कि किसी को परेशानी ना हो और सभी का काम समय पर किया जाए। नगर पालिका परिषद के द्वारा शहर की जनता से वसूल किए जाने वाले सभी करों की वसूली के लिए विशेष रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिस कारण जनता भी कर जमा करने में उदासी दिखाई दे रही, जिस कारण यह आंकड़ा करोड़ों रुपए में पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि बीते वर्षों में नगर पालिका के द्वारा वसूली के लिए विशेष कैंप लगाए गए हो, लेकिन इस वर्ष में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके पीछे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में व्यस्तता को कारण बताते हैं। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो संपत्ति कर का आंकड़ा 3 करोड़ रुपए से अधिक, जल कर का टैक्स 2 करोड़ रुपए से अधिक, भवन व भूमि किराया यह भी लगभग 3 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। इसी तरह अन्य करों का आंकड़ा भी करोड़ों रुपए से ऊपर है। लगातार वसूली नहीं होने की वजह से इसमें इजाफा हो रहा है और नगर पालिका का खजाना खाली का खाली पड़ा है, जिस कारण विकास कार्य करने में बड़ी परेशानी सामने आ रही है और हमेशा प्रदेश सरकार के खजाने के भरोसे ही नगर पालिका की गाड़ी चल रही है। शहर के वार्ड नंबर 33 के अधिकांश क्षेत्रों में बीते 3 महीनों से स्ट्रीट लाइट बंद है, जिसकी मरम्मत का कार्य करने में नगर पालिका के द्वारा उदासीनता दिखाई जा रही है। नतीजा, लोगों को अंधेरे में रात्रि के दौरान आवागमन करना पड़ रहा है। पद्मेश न्यूज की टीम जब इस समस्या के विषय में वार्ड वासियों से बात की तो उनमें आक्रोश स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हर किसी ने अपनी अपनी परेशानी अपने अपने तरीके से बताई। लाइट बंद है, महीना भर करीब हो गया, और ज्यादा खो गया महीना भर से। क्या मालूम उसे लाइट का प्रॉब्लम हो, क्या मालूम है। क्या परेशानी जा रही है उससे? अब उससे क्या इंधाला दिखता है। अब उजाला है तो अब सुरक्षित होना चाहिए। उजाला
साधन है तो। वार्ड वासियों के अनुसार बारिश के दिनों में कच्ची सड़क पर अंधेरा, रात्रि के दौरान तो घर के बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसे में भय के साये में जीने पर वह मजबूर है। परेशानी ये वही है भैया, लाइट नहीं है, 2 दिन रहती है, तीसरे दिन बंद हो जाती है। हमको बड़ी लाइट चाहिए, बड़ी वाली लगाओ लाइट। अच्छा ये बताइए, क्या स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है या घर की भी लाइट की प्रॉब्लम नहीं, घर की तो अभी नहीं है, अभी तो अच्छी है। घर की लाइट का कुछ हुआ नहीं है। जब से मीटर लगा, जब से लाइट की गोल नहीं हुई घर की, एक खंबे की परेशानी है। डर कसने लगा, साहब बिच्चू, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी जाता है काम धंधे से, हम आते हैं रात में 7 बजे, अंदाले में पानी भरो, आदमी संडा जाएगा, संडास ने अपने घर में संडा जाएगा, कचरे बाड़ी में साहब बिच्चू कई दिखते हैं हम लोगों को। अच्छा। सब डरते हैं। वार्ड वासियों ने सीधे नगर पालिका पर आरोप लगाया और कहा कि यह आज की नहीं बरसों की समस्या है। नगर पालिका के द्वारा छोटे छोटे बल्ब रोशनी के लिए लगा दिए जाते हैं, जो कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं। इसके बाद स्थिति जस की तस हो जाती है। लाइट जली जाती है, फिर आके लगा देते हैं छोटा बल्ब, वो फिर 4-8 दिन रहता है, फिर गोल हो जाती है। पूरे बारिश में ऐसा ही हुआ है। नहीं, कब से परेशानी बनी हुई है? हाँ, ये पूरे 2-1 महीना हो गए। अभी तक आते जाते रहती है, आते हैं लाइन में लोग लगा देते हैं, फिर बल्ब फूट जाता है, फिर आके लगा देते हैं। ये परेशानी हो रही है फिर उससे? हाँ, बहुत परेशानी। बच्चों पढ़ने लिखने वाले हैं, रात बिकाल को आते जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं तो इंधाला में डर लगता है, इसलिए हमको लाइट की जरूरी है। हमको वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि संतोष लिल्लारे भी इसके लिए नगर पालिका पर ठिकरा फोड़ते हैं और आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा दर्जनों बार इस विषय पर नगर पालिका में शिकायत दी जा चुकी है, बावजूद उसके भी कि नगर पालिका के द्वारा उनके वार्ड के साथ बहुत अधिक भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो कम से कम बरसात की शुरुआत में जो लाइट लगी थी उसके बाद से बंद जो है, जब से बंद है, और नदी किनारे का एरिया है, तो जिससे लोगों को सांप बिच्छू का डर बना रहता है। क्या वजह से यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है? भैया मैं तो पार्षद पति हूँ, कई बार कंप्लेंट भी करता हूँ पारदी जी के पास जा करके। पारदी जी का कहना आता है, विवाद करता है, झगड़े करने पे उतारू होता है, और मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा, जब चाहूँगा जब लगाऊंगा, नहीं लगाना मेरे को। नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही क्या? नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय को कि पारदी को बिजली विभाग से हटा करके अन्य दूसरे विभाग में डाला जाए और दूसरे को उनकी जगह बैठाया जाए, क्योंकि पारदी अभी तो 33 की समस्या नहीं है, वो एक कोई जनमानस भी जाता है। हम बैठ के पार्षद पति हैं, हम लोग कई बार देखते रहते हैं, तो कोई भी किसी भी वार्ड का व्यक्ति अगर वहाँ कंप्लेंट लिखाने आता है तो उससे पारदी झगड़ा करता है, विवाद करता है, लगाएंगे आज नहीं लगाएंगे कल लगाएंगे, उसके टोन तरीके अलग रहते हैं। और अपने यही नहीं बंद है, आवास टोली में भी बंद है, स्कूल के पीछे बंद है, पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक पे बंद है, अपना वो गैरेज शर्मा गैरेज की तरफ बंद है, और अपना अवधपुरी की तरफ बंद है। कई लाइटें बंद है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। शहर के वार्ड नंबर 1 गौरीशंकर नगर निवासियों के द्वारा दर्जनों बार विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी यहां पहुंचने वाली सड़क निर्माण कार्य के लिए नगर पालिका के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नतीजा वर्तमान समय में इस क्षेत्र के भीतर जाना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। 10 वर्ष पहले बसाए गए गौरीशंकर नगर में वर्तमान समय में 50 से अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए सड़क बहुत ही खराब है। बारिश के दिनों में कीचड़ से सनी सड़क पर पैदल चलना मुश्किल है तो गाड़ी चलाना तो नामुमकिन, ठेला निकालना तो बेहद ही कठिन है। इस कारण कुछ लोग काम बंद कर बीते 2 महीनों से घर पर ही कैद हैं। सर, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हम लोग अपना धंधा पानी जो मेरा कपड़े का धंधा है, मैं 1 महीने से धंधे पे नहीं जा पा रहा हूँ। रोड की समस्या है कि मैं गाड़ी भी सही चला नहीं पाता, पैदल भी चल नहीं पाता, मतलब ये पूरे नगर वासियों की समस्या है, मेरी नहीं। इसके 2-3 साल पहले WBM बना, WBM होने के बाद में लगभग अभी तक सीमेंट कंक्रीट हो जाना चाहिए था, परंतु क्या वो छोड़ दीजिए, यहाँ पे शासन प्रशासन नगर पालिका, बीच में मैं CMO सर के पास हम कुछ लोग गए थे कि भाई बरसात हो रही है, टुकड़े डाल दीजिए कवेलू के या जो भी चीज़ें, उन्होंने नंबर नोट किया, हाँ बोला, पर अभी तक सर 1 से 1.5 महीना हो चुका, न कवेलू के टुकड़े आए। इस प्रकार से शासन प्रशासन हमको यस करता है, हाँ करता है कि हम मदद कर देंगे, पर करता कुछ नहीं है। और आप हालत खुद देख रहे हैं, आप खुद चल के आए हुए हैं, तो आपको समझ में आता है कि रोड की समस्या हमारे यहाँ अति भारी खराब है। सबसे बड़ी परेशानी छात्रों और रोजाना काम के लिए गौरीशंकर नगर से बाहर आने वालों की है। दिन में तो जैसे तैसे जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर आवागमन हो जाता है, पर रात को जैसे लोग घर में कैद हो जाते हैं। स्कूल से बहुत दिक्कत होती है रोड से जाने में। अभी किस प्रकार की है रोड? बहुत ज़्यादा ही कीचड़ है, जाते नहीं बनता, कपड़े भी खराब हो जाते हैं कभी कभी। हाँ। तो ये बारिश की पानी की वजह से है या पहले से सड़क ऐसी खराब है? पहले से भी है, बारिश से भी।
नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे बताते हैं कि गौरीशंकर नगर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था, लेकिन उस सड़क के विषय में जानकारी यह मिल रही है कि वह किसी भूमि स्वामी की है। इस कारण पहले इस मामले का निराकरण होने के बाद ही सड़क निर्माण कार्य किया जा सकता है। इसमें यह है कि वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के हिसाब से हम लोग बड़ा बना देते हैं। मैंने खुद भी जाके देखा है, उसको मैं लूँगा किसी तरह के उसमें निजी भूमि का मामला ना है और वार्ड वासियों से सहयोग मिलेगा तो वहाँ पर सीसी रोड बनाएंगे, समस्या का हल करेंगे। जिला प्रशासन अपने द्वारा की गई कार्रवाई और किए गए वादे स्वयं भूलती नजर आ रहे। नतीजा 15 दिन बाद भी शहर में अवैध आरओ प्लांट संचालित हो रहे। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले निजी होटल के संचालक पर कार्रवाई नहीं हुई और जिस खाद्य विभाग की टीम पर जिला प्रशासन ने सवाल उठाए थे, वह टीम एक सप्ताह से पुनः निरीक्षण और कार्रवाई की खानापूर्ति कर रही है। इस विषय में 7 सितंबर को 2 घंटे चली जम्बो प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया गया कि शहर में 22 आरओ सेंटर है, जिसमें केवल 5 के पास लाइसेंस है। 17 अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिन पर 2 दिन बाद कार्रवाई होगी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन उन्हें अभयदान दिए हुए है। महज 7 दिन की कार्रवाई में आधा दर्जन खाद्य दुकानों पर छापे पड़े और सील की कार्रवाई हुई, जिससे खुलासा हुआ था कि जिले के भीतर खाद्य विभाग की टीम महज औपचारिकता कर रही है। इस बात को स्वयं कलेक्टर दीपक आर्य ने भी माना था। बावजूद इसके भी कि बीते 1 सप्ताह से एक बार फिर वही खाद्य विभाग की टीम निरीक्षण की खानापूर्ति कर रही है। जिला प्रशासन की टीम शहर के बैया चौकी स्थित निजी होटल में कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान होटल संचालक और उसके परिचितों के द्वारा शासकीय वाहन के सामने लेटकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले पर पुलिस के द्वारा शासकीय काम में बाधा की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, लेकिन 15 दिन बीत गए पर इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर पालिका भवन में आरओ प्लांट संचालन के मामले पर तत्कालीन सीएमओ पर कार्रवाई की बात कही गई थी, जिस पर आज दिनांक तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई। चलिए आपको दिखाते हैं कि कलेक्टर दीपक आर्य ने स्वयं प्रेस वार्ता में इन बातों को किस तरह से साझा किया था। इस बात से मैं बिल्कुल आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि ये कार्रवाई बिल्कुल जिम्मेदारी तय की जाएगी, बिल्कुल जिम्मेदारी तय की जाएगी। बिल्कुल मैं आपसे शायद मेरी फोन में बात भी हुई थी, उस समय मैंने बोला था कि इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी। ठीक है, जो भी संबंधित हैं उनकी जिम्मेदारी इसमें बिल्कुल तय की जाएगी। अब ये समय तो मिलेगा ना, अगले 7-8 दिन तक तो धड़ाधड़ कार्रवाई का समय चल रहा था। अब जब थोड़ा सा रेस्ट पीरियड आया तो इस रेस्ट पीरियड में उनके खिलाफ कहाँ उनकी अनियमितताएं पाई गई, कहाँ शिकायतें पाई गई, जो भी संबंधित है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाए। जो भी मतलब उनके संबंधित अनुशासन जो भी उनके सक्षम अधिकारी हैं उनको लिखा जाएगा। शहर के वार्ड नंबर 33 पॉलिटेक्निक कॉलेज जागपुर घाट रोड स्थित शिवाजी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा श्रमदान कर सफाई की गई। वार्ड वासियों ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दुर्गा उत्सव को देखते हुए उनके द्वारा वार्ड में सफाई की गई। ये क्या है, पूरे देश में जो अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है गांधी जी के जो सिद्धांतों पे जो पूरे देश में, तो हमको भी थोड़ा सा ऐसा प्रेरणा लगी। तो और क्या है, अभी बिल्कुल जस्ट क्या है, अभी हम लोग का दुर्गा उत्सव का समय भी आ रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों अपने वार्ड की नालियों की सफाई, नलकूप की सफाई और जो कचरा है जो बारिश में उगा है इसकी साफ़ सफाई, हम सब छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाओं सभी के सहयोग से क्या है पूरे वार्ड की हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। ये शिवाजी दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में ये सफाई अभियान चल रहा है। ये क्या है, एक इसको अगर पूरा जो अपना जो शहर है वो एक सांकेतिक रूप में क्या है, हम पूरी तरह से नगर पालिका पे डिपेंड ना रहे, कुछ हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है वार्डवासी होने के नाते। तो ऐसा मेरे ख्याल से अगर पूरे शहर के वार्ड के सब निवासी अगर ऐसा फॉलो करते हैं तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। जिले के सघन वन क्षेत्र में बसे खारा स्कूल में बिना स्कूल खुले त्रैमासिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली। चलिए आपको बताते हैं इस स्कूल का पूरा सच और स्कूल पहुंचने तक आने वाली परेशानियां। खारा पोलबत्तूर जिले का एक ऐसा स्थान है जहां पर जाने के लिए किसी भी सामान्य व्यक्ति को 10 बार योजना बनानी पड़ेगी। आखिर क्यों? बालाघाट बैयर मार्ग पर मयूर बिंदु से 15 किलोमीटर दूर सघन वन क्षेत्र में बसा खारा वन ग्राम में 2 दर्जन परिवार और 1 दर्जन बच्चे, उन्हें पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक नियुक्त किए गए, लेकिन दोनों ही सघन वन और वन्य प्राणियों के डर से स्कूल नहीं पहुंचे।
नतीजा उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 2 शिक्षकों को नियुक्त किया गया, लेकिन वे दोनों भी स्कूल नहीं पहुंचे। अब शिक्षा विभाग ने बिना स्कूल खुले इस सत्र में त्रैमासिक परीक्षा आयोजित करने की योजना बना ली है। इसके लिए बकायदा शिक्षा विभाग के जिलाधिकारी RK लटारे ने पद्मेश से दूरभाष के दौरान चर्चा में बताया कि नए शिक्षक की व्यवस्था कर ली गई है। धनसुआ के भस्का टोला के शिक्षक सुरेंद्र रहांगजाले सोमवार से स्कूल पहुंचकर शिक्षण कार्य शुरू करेंगे। नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के द्वारा हिंदी में कार्य करे, राष्ट्र का गौरव बढ़ाए परिचर्चा, काव्य गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को नगरपालिका सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के भीतर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाले कवि, लेखक और अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। उपस्थित कवियों ने भी लोगों को निराश नहीं किया और सम्मान समारोह में उन्होंने कविता पाठ कर समावान दिया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसकी मजबूती के लिए, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए आज नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बच्चों ने हिस्सा लिया है, हमारे रचनाकारों ने हिस्सा लिया है। हमारे आदरणीय मंच को नमन करती हूँ। संकल्प लेते हैं हिंदी को और मजबूती हम प्रदान करें। जिले के खैलांजी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलपुट्टा गांव में बाघिन का आतंक लगातार 2 महीने से जारी है। बाघिन ने बीते महीने से 5 मवेशियों को शिकार बना चुकी। बाघिन ने एक बार फिर शनिवार की रात को पुलपुट्टा निवासी उमेंद्र पिता शंकर सोहागपुरे की गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया। जानकारी के अनुसार शनिवार को गाय और बछड़ा जंगल के भीतर चरने गए थे। इस दौरान गाय तो वापस आ गई, लेकिन बछड़ा वापस नहीं आया। रविवार को पता चला कि जंगल में बाघिन ने उसे अपना शिकार बना लिया। कहाँ पूछ इधर से मारते हुए लाया क्या? उधर से मारा है और खींचते लाया इधर। अच्छा, इधर मारा है और इधर खींचते हुए लेके गया। ये बुरे है ये। अच्छा, हाँ। सर्पदंश की घटना के बाद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ फूक कराने की परंपरा के चलते लोग असमय मौत का शिकार हो। ऐसे ही एक घटना शनिवार को हुई, जिसमें परिजन सर्पदंश के बाद अपने पुत्र को झाड़ फूक करवाते रहे। इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैयर तहसील के नवेगांव निवासी कपिल पिता बरकोसी मरावी उम्र 10 वर्ष को शनिवार की रात्रि एक जहरीले सांप ने काट लिया। परिजनों ने इलाज न करवाकर झाड़ फूक करवाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच सर्प का जहर तेजी से फैलता गया और बच्चे की इलाज के अभाव में मौत हो गई। मौत होने के पश्चात झाड़ फूक का खेल बंद कर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिले के चांगोटोला थाना पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ 22 सितंबर की रात को घर में घुसकर छेड़छाड़ के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रभात पिता झामला लोई के उम्र 21 साल और निकेश पिता विज्जू गोंदोड़े उम्र 19 साल निवासी ग्राम राजेगांव थाना किरणापुर बालाघाट को 22 सितंबर को न्यायिक रिमांड पर जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भिजवा दिया गया। जिला फुलमाली समाज सेवा समिति के द्वारा 22 सितंबर को शहर के सार्वजनिक धर्मशाला बस स्टैंड में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। फुलमाली समाज के जिला अध्यक्ष LC लांजेवार ने बताया कि बैठक के दौरान भवन खरीदी में अस्थायी कार्यालय बनाए जाने, वृक्षारोपण, रक्तदान हेतु आगामी तिथि तय की जा रही है। आप इनके साथ में एक साथ बैठ जाइए। सामाजिक जागृति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो 10 सेक्टर बने हैं, तो समाज के जो बावले वाले गांव हैं, तो सामाजिक जागृति के दृष्टिकोण से हम लोग उन सेक्टरों में उपस्थिति दें और समाज के जो सामाजिक बंधु हैं उनको हम लोग समाज को संगठित करने के लिए, उठा उठाने के लिए, विकास के लिए हम लोग उनको निरंतर प्रयास करते रहें। उनके पीछे जाके हम लोग बैठक का दौर चालू कर रहे हैं आज के बाद में।
क्या योजना है इसमें? हमारे बीच में अभी सबसे जो प्राथमिकता है वो है समाज के लिए भवन के लिए हम लोग भूमि क्रय करने की, और इस दिशा में हम लोग अभी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और आज उसको हम लोग पूरे सेक्टर वाइज क्या हम लोग सहयोग दे सकते हैं और क्या सहयोग राशि हो सकती है, उस पर हम लोग आज मंथन कर रहे हैं सभी सेक्टर के लोग मिलकर। तो आज अंतिम रूप से हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। लालबरा के स्थानीय विश्राम गृह में शीतला माता मंदिर समिति पनभीरी के तत्वाधान में 22 सितंबर को शारदीय नवरात्र पर्व के आयोजन हेतु आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शारदीय नवरात्र पर्व भव्य रूप से मनाने हेतु विचार विमर्श किया गया। पद्मेश से चर्चा में शीतला माता मंदिर समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र बनवाले ने बताया कि नवरात्र पर्व के दौरान कलश स्थापना, चुनरी यात्रा, दशहरा पर्व, भंडारा कार्यक्रम सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। यहाँ रणनीति, यहाँ सभी सदस्यगण लोग बैठे हुए हैं, शीतला माता समिति के सभी सदस्यगण और ग्राम के नागरिक लोग। यहाँ चुन्नी यात्रा और कलश स्थापना उस बैठक में बैठे हैं और दशहरा महोत्सव की समिति के उसमें बैठे हैं। क्या आवश्यक सुझाव आए? सुझाव तो ये आया कि चुन्नी यात्रा चौथा साढ़े तो चुन्नी यात्रा निकलेगी, पनबिरी शीतला माता मंदिर से भ्रमण करती हुई शहर का माँ कत्यायन मंदिर बकोड़ा पहुँचेगी। वहीं विशाल भंडारा होएगा माँ कत्यायनी मंदिर में, और नवजागृति दुर्गा उत्सव पनबिरी द्वारा दशहरा पर्व भी मनाया जाएगा। और उसी के पश्चात वहाँ भी एक विशाल भंडारा होएगा और माता शीतला माता मंदिर में कलश विसर्जन के ही दिन वहाँ भी विशाल भंडारा होएगा। लालबर्रा में भी प्रदेश सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर 5% वैट टैक्स बढ़ाए जाने के कारण पेट्रोल व डीजल की दरों में बढ़ोतरी होने से आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही। पद्मेश की टीम ने नगर मुख्यालय के सिवली रोड स्थित अनीस पेट्रोल पंप व मानपुर स्थित शर्मा पेट्रोल पंप का जायजा लिया तो पाया कि बढ़ी हुई दरों में डीजल 74 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर व पेट्रोल 83 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर की दर से उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा रहा है। वहीं उपभोक्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सरकार के इस फैसले के प्रति नाराजगी व्यक्त की। असर तो पड़ेगा सर। कैसे असर? असर ऐसे का मतलब ऐसा है कि पहले क्या है, डीजल का रेट थोड़ा कम था, अभी और 5 रुपये बढ़ोतरी हो गई है जी। इससे सीधा सीधा असर पड़ेगा। जैसे मान के चलो हमारा गांव 10 किलोमीटर है जी, 10 किलोमीटर में कम से कम गाड़ी में लगभग माना कि 30 रुपये का पेट्रोल लग रहा है जी। तो अब सीधा सीधा 10 रुपये बढ़ जाएगा, 40 का पेट्रोल लगेगा। और जैसे डीजल के दाम भी बढ़े हैं, डीजल के दाम भी बढ़े हैं, उससे डीजल के भी दाम बढ़ने से क्या है, किराया बढ़ जाएगा। किराया बढ़ेगा तो फिर जनता को फिर से परेशानी हो जाएगी। किराए बढ़े क्या है, दाम बढ़ने से दिनों दिन जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। गाड़ी भाड़ा ज़्यादा लग रहा है, सब्जी भाजी महंगी हो रही है, ट्रैक्टर का भाड़ा, जो सामान मंगा रहे हैं, रेता गिट्टी जो भी है, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। और सरकार जो है 4 से 5 रुपये रेट बढ़ाती है, जब भी बढ़ाती है, और घटाती कितना है, मात्र 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा। जनता परेशान है, सरकार को कदम उठाना चाहिए जनता के पक्ष में, तो उल्टा ज़्यादा रेट बढ़ाते रहते हैं। जैसे जो सरकार का निर्णय है ये मतलब जनता के हित में नहीं, जनता के हित में कहाँ से है? जनता का अगर हित में होता रेट कम करते, वो तो बढ़ाते हैं ज़्यादा। उपभोक्ताओं ने कहा कि सरकार का यह फैसला जनता के हित में नहीं है, क्योंकि जब भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो उसका सीधा असर आम जनता की जेब पर ही पड़ता है। बहुत तकलीफ हो गई भैया गाड़ी घोड़ा चलाने में। तो अभी आपको कैसे पता चला कि मतलब पेट्रोल का रेट बढ़ गया? पेट्रोल डलाओ समझ में आ ही जाता है, पहले 78 रुपये लीटर था, अब 80 रुपये लीटर हो गया। इससे अब क्या परेशानी होगी? बराबर परेशानी होगी ना। पहले अपने को 20 का लग रहा था जी, करने में डाल कर 30 का लगता है। का असर तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय जो रेट बढ़े हैं जी, इससे हम लोग जैसे आज लालबड़ा जा रहे हैं, बालाहाट जा रहे हैं, किराना खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़, तो इसका असर तो सब चीज़ पे पड़ना है। आज जो चीज़ हमको जो 50 रुपये मिलती थी उसके रेट पेट्रोल डीजल के भाड़े जब बढ़ेंगे तो वही दुकान वाला हमसे मतलब 2 रुपये ज़्यादा लेगा, 50 की चीज़ को 52 बेचेगा। सब्जी मार्केट का वही हाल है, क्योंकि हर चीज़ कारपोरेशन से डीजल और पेट्रोल से ही आती है। और आज ये समझ लो कि अपन लोग जो छोटे वाले के लोग जिनके पास धंधा पानी जो खेती के भरोसे
जो आज इस गाड़ी को मेंटेनेंस कर रहे हैं उनकी गाड़ियाँ तो कुछ दिन बाद खड़ी हो जाएंगी। और जो मध्यम वाराणसी में भी मां भगवती का पर्व नवरात्र आगामी 29 सितंबर को हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा धार्मिक आस्थाओं के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए नगर के मूर्तिकार मां जगदम्बा की प्रतिमाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कर उसमें जुट गए हैं, जिसमें उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ दुर्गा जी कुछ बंगाली भी दुर्गा फेस करते हैं, कुछ अपनी हिंदुस्तानी दुर्गा बनाते हैं। इसमें कंडे लैंप लगाकर सुखा रहे हैं। इसमें क्या है, अभी नए नए आते हैं ग्राहक, बोलते हैं कि भी ये कैलेंडर होना, नए नए अभी मोबाइल वगैरह में निकालते हैं, उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। कलाकारी भी उसी तरह से करते हैं जैसे फोटो के हिसाब से। मसला तो आ रही है ना, ये पानी का बहुत बारिश हो रही है, इसमें हमको दिक्कत आ रही है कि लैंप लगाओ, कंडे लगाओ, फिर कुछ ये कोयले सुखाने के लिए, जब सूखेगी मूर्ति जब कलर होगा इसकी। परसवाड़ा थाना के अंतर्गत ग्राम भादुकोटा के एक 21 वर्षीय युवक का शव ग्राम के समीप ही तालाब में उतरता हुआ पाया गया। जानकारी के अनुसार मृतक दिनेश उइके उर्फ दीनू पिता कमल सिंह उइके उम्र 21 वर्ष, जाति गोंड, निवासी भादुकोटा शनिवार की रात्रि तकरीबन 12 बजे जब घर के सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे, तभी अचानक दिनेश के मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसके बाद वह घर से बाहर चला गया। सुबह परिवार के लोगों के द्वारा आसपास मोहल्ले पड़ोस में उसकी खोजबीन की गई, पर पता नहीं चला। अचानक ग्रामीणों के द्वारा तालाब के समीप ही मृतक के चप्पल व कपड़े दिखाई देने की खबर के पश्चात परिजनों ने तालाब में उतराते हुए शव व तालाब के समीप ही पड़े कपड़े व चप्पल की, जिसके पश्चात परिजनों ने परसवाड़ा थाना पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के तालाब में उतराते हुए शव को बाहर निकाला, पंचनामा कार्रवाई की व मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। आज कमल सिंह उइके प्रार्थी थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका छोटा लड़का दिनेश उइके जो कल रात्रि में घर से करीब 12 बजे खाना पीना खा के अपना मोबाइल लेकर निकला, तो इन्होंने सोचे कि मेरा लड़का कहीं बाहर होगा। फिर इनको नींद लग गई, इनको मालूम नहीं चला कि लड़का आया कि नहीं आया। सुबह जब इन्होंने तलाश पता किए तो लड़का नहीं दिखा। फिर किसी गांव वालों से पता चला कि गांव के ही तालाब में डूबा हुआ दिख रहा है, तब इन्होंने जाके देखे। फिर आकर उस बात की थाने में रिपोर्ट की, जिसकी जांच मेरे द्वारा की गई। अभी पीएम रिपोर्ट आना शेष है, आने पर ही इसकी सही पुष्टि हो पाएगी कि घटना चक्र क्या है। प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। शहर के सुभाष चौक में किए गए इस पुतला दहन के दौरान भाजयुमो और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही वचन पत्र में दिए गए वादों को पूरा किए जाने की बात कही। आज ये मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, उस कांग्रेस की सरकार का भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे मध्य प्रदेश के जो 56 हमारे युवा मोर्चा के संगठनात्मक जिले हैं, वहाँ पे युवा मोर्चा ने आज मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन करा है। और पुतला दहन करने का कारण ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो अपने वचन पत्र में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल के रेट को कम करेंगे, लेकिन अभी 2 दिन पहले उन्होंने फिर से कि पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ाया है, उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उनकी सरकार का पुतला दहन करा है। और एक बात और हम यहाँ कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार ने अपना वचन पत्र 2018 में दिया था कि युवाओं को हम लोग रोजगार देंगे, युवाओं को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों को जो हम लोग माफ करेंगे ऋण, वो कोई भी काम आज तक के सरकार ने नहीं करी है। रविवार को केंद्र सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के शहर आगमन पर लगाए गए स्वागत के बैनर पोस्टर को असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़ दिया गया। केंद्र सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के स्वागत के लिए लगाए गए बैनरों को फाड़े जाने व बैनर के ऊपर लगा सीसीटीवी कैमरा चोरी किए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि नूतन कला निकेतन में धारा 370 समाप्त करने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो कार्यक्रम गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन कुछ असामाजिक लोगों ने राष्ट्रीयता से ओतप्रोत के कार्यक्रम का फ्लैक्स फाड़ दिया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि सुभाष चौक में लगाए गए बैनर को असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़ दिया गया, साथ ही सुभाष चौक में लगा कैमरा भी गायब है,
जिसका पता पुलिस प्रशासन ने लगाना चाहिए। साथ ही उक्त कार्य को अंजाम देने वालों पर असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो आज का आयोजन था यह गैर राजनीतिक आयोजन धारा 370 जो भारत में समाप्त हुई 35 से जो दोहरी नागरिकता का मामला समाप्त हुआ है उस पर विचार संगोष्ठी। ऐसे समय पर जब ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था और यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने इस ऐसे हमारे राष्ट्रीय भावना दे ओतप्रोत के कार्यक्रम का फ्लैक्स फाड़ा है, इसकी हम निंदा करते हैं और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करे। और अभी हमने यहाँ देखा है कि यहाँ का कैमरा भी किसी ने यहाँ से चोर लिया है या क्या किया है। पुलिस प्रशासन को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले कैमरा कहाँ गया और ये किसने फाड़ा इसकी पतासाजी की जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ा हुआ मामला है, ये कोई राजनीति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जिले के नक्सल प्रभावित लांजी तहसील के पीतकोना में विद्युत करंट से एक मजदूर की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मजदूर रमेश पिता चुन्नीलाल उइके निवासी डाबरी 22 सितंबर को सड़क निर्माण के दौरान नाप कर रहा था। इस दौरान पितकोना और लालघाटी के बीच सड़क किनारे विद्युत तार के संपर्क में आने के कारण मजदूर की मौत हो गई। शहर के अग्रसेन भवन में अग्रवाल समाज के द्वारा अग्रसेन जयंती के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज महिला मंडल की सदस्य मंजुलता गोयल ने बताया कि अग्रसेन जयंती के पूर्व 7 दिवसीय विविध कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष के अनुसार किया जा रहा है। कितने दिनों का कार्यक्रम है ये 7 दिनों। तो इसमें कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? इसमें बच्चों के लकी गेम, एक्टिविटी गेम, कुकिंग, स्नैकिंग। 29 सितंबर को 29 सितंबर तो क्या कार्यक्रम का आयोजन होगा उस दिन? उस दिन जुलूस निकलेगा। कहाँ से जुलूस निकलेगा? अग्रसेन भवन से जुलूस निकलेगा, जो हनुमान चौक होते हुए वापस अग्रसेन भवन आएगा। रविवार को जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने विभाग के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। श्री पटेल ने बताया कि यदि कोई वस्तु 100 वर्ष से अधिक की हो चुकी है और आपके घर में रखी है तो वह पुरातत्व अवशेष कहलाएगी। देश के कानून के मुताबिक यदि आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको सजा हो सकती है। श्री पटेल ने बताया कि आगामी दिनों में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दिए जाने के लिए ई वीजा जैसे विदेशी पर्यटकों को लुभाया जाएगा। इसके साथ ही होटलों के टैक्स को कम किया जाएगा। यह बड़ा फैसला 1 अक्टूबर से लागू किया जा रहा है। उसमें टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया जा रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला था वो परसों आप सबने भी सुना होगा, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा, कि जो 28% का टैक्स होटल्स के कमरों पर था उसे घटाकर 18% कर दिया गया। जिन पर 18% टैक्स था उनको घटाकर 12% कर दिया गया और जो 12% थे उसको घटाकर और बल्कि 0%, एक 5% के नीचे उठाकर 0% कर दिया गया। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो भी पर्यटन को बढ़ाने के कदम है, वैसे भी प्रधानमंत्री हमारे ब्रांड एम्बेसडर। अगर आपने देखा हो कि जब भी उन्होंने मन की बात पिछले 2 बार कह दी है उसमें पर्यटन और संस्कृति की बात की। जब ने लाल किले से बोला तब भी उन्हें पर्यटन के बारे में बोला और इसलिए मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी एक बात ज़रूर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 100 वर्ष से उम्र से ज़्यादा का कोई भी सामान अगर आपके घर में है तो वो एंटिक्विटी कहलाता है, मतलब पुरावशेष कहलाएगा। देश के कानून के मुताबिक यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको सज़ा हो सकती है। ये देश पहले से कानून, हमने उसको अभी सस्पेंड किया है और हम नवंबर में उसका संशोधन लेकर आएंगे। और इस बार जैसे हमारे यहाँ पर कोई एसआई का अधिकारी अभी जबलपुर से आए होंगे तो जबलपुर में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन आपको जाना नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर 100 साल से पुरानी कोई भी वस्तु है, आप अपनी ही जानकारी के मुताबिक, अपने ही जानकारी के तहत उसको ऑनलाइन रजिस्टर कराइए और अपने पास रखिए और आप उसको ऑनलाइन डाल दीजिए। इस देश में आप कहीं भी बेच सकते हैं, कोई भी उसे ले सकता है। देश से बाहर नहीं बेचा जा सकता, ये उसका कानून। आपने अभी देखा होगा टीवी पर या समाचार में कि मुझे एक अभी वित्त मंत्री जी ने एक प्रतिमा भेंट की थी बुद्ध की। वो 11वीं सदी की प्रतिमा थी
और 1961 में नालंदा विश्वविद्यालय से चोरी गई थी। 10 देशों में घूमते हुए जो हमारा डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, उसने कार्रवाई करके उसको जब्त किया। वित्त मंत्री को वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिया, तो फिर उन्होंने हमको कल्चर मिनिस्टर होने के नाते हमको बैठ किया। जिले के एक दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शहर के नूतन कला निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। श्री पटेल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद विकास को एक नई गति मिल रही। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के खात्मे का अनुमोदन किया गया था। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस से कम नहीं है। यह धारा क्यों बनी, कैसे बनी, इसके पीछे अध्ययन करने की सभी को आवश्यकता है। संविधान के निर्माताओं ने यह धारा नहीं बनाई थी। संविधान निर्माण के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने धारा 370 का विरोध किया था। वहीं 1965 में धारा 35A जोड़ी गई थी, जबकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 1947 को ही देश का विभाजन हुआ था। उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्कों में विलय होना पसंद नहीं किया था और जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखा था। लेकिन पाकिस्तानियों के द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों को देखते हुए राजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय करने की घोषणा की थी और उन्होंने भारत में विलय करने की कोई भी शर्त नहीं रखी थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने राजा हरि सिंह की बात नहीं मानी और शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी थी। यह पहली गलती जवाहरलाल नेहरू ने की थी कि वहां उन्होंने शेख अब्दुल्ला को उनके शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी थी। उस दौरान अब्दुल्ला ने यह शर्त रखी थी कि जम्मू कश्मीर का झंडा अलग रहेगा, वहां तिरंगा नहीं लहराएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का सीएम ही प्रधानमंत्री कहलाएगा। जनसंघ के प्रमुख श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध किया था, जिसमें उन्होंने बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के जम्मू कश्मीर में 36 किलोमीटर भीतर प्रवेश किया था, जिसकी सूचना अटल जी ने देशवासियों को दी थी। 1965 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होते थे, वहां मुख्यमंत्री नॉमिनेट किया जाता था। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुमत प्राप्त कर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का कार्य किया है, क्योंकि धारा 370 को खत्म करने के लिए बहुमत जरूरी था। मैं मानता हूँ कि वो दिन 15 अगस्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कहूँगा कि कुछ तारीख है, राष्ट्रीय कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार मित्र हो, विचारधाराओं की मतभिन्नता रखने वाले के लोग मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि विकास के साथ साथ जो गति हमारी बढ़ी है, या तो हमारी याददाश्त खत्म हो गई है या तथ्यों से छेड़खानी की आदत हो गई है। ये धारा 370 बनी कब और बनी कैसे? जो कानून संसद से पारित होता है वो कानून संसद से हटाया जाता है। धारा 370 संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाई। अगर कोई कहता है इस पर मतभेद नहीं था तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, पहले व्यक्ति थे डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें धारा 370 का विरोध किया था कि नहीं हो सकता। 1954 में धारा 370 संविधान में जोड़ी गई राष्ट्रपति के आदेश के मुताबिक। ये संविधान सभा का फैसला नहीं था। दूसरी बात आती है व्यक्ति जिस अधिकार को दिया गया कि कोई भी कश्मीरी बहन हिंदुस्तान में किसी भी दूसरे अधिकार के जज्बात से जज्बात कर लेगी, उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी और धन और संपत्ति से उसके सारे अधिकार बेदखल कर दिए जाएंगे। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। एक दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हुए विविध कार्यक्रम में शामिल। भाजपा युवा मोर्चा ने फूंका प्रदेश सरकार का पुतला, लगाया वादा खिलाफी का आरोप। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, चांगोटोला क्षेत्र का मामला। खैलांजी वन परिक्षेत्र पुलपुट्टा में फिर बागी ने बनाया गाय के बछड़े को शिकार, ग्रामीणों में बड़ी दहशत। स्टाफ की कमी है डाकघर में, रोजाना परेशान हो रहे उपभोक्ता। एक काउंटर से संचालित हो रही है कई योजनाएं।
खारा स्कूल में फिर बदले गए शिक्षक, 2 महीने से नहीं खुला है स्कूल। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।